हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सबको एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आप सबके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं, जो आपके केमिस्ट्री पार्ट 1 से होने वाले हैं। उन सभी प्रश्नों को बताऊंगा जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाने वाले हैं। और इस वीडियो को अगर अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो आपका जो है इस वीडियो से 30 से 35 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो से। तो इसलिए आपको इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की मैं वीडियो हमेशा लेकर आता रहता हूं। तो इसलिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए हम लोग एक एक करके 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और अच्छे तरीके से उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए हम लोग का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान से देखिए कि मोलर उन्नयन स्थिरांक तथा मोलल उन्नयन स्थिरांक में अंतर क्या है, समझाइए। ये प्रश्न आपके 2020, 22 और 23 में लगातार पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए। बहुत ही आसान शब्दों में इसको बताया हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि मोलर उन्नयन स्थिरांक 100 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ के 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्या करा, एक बार फिर से देखिए कि 100 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ के 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से कि मोलल उन्नयन स्थिरांक में क्या कहते हैं, यहाँ पर अच्छे तरीके से देख लीजिए। इसका भी परिभाषा बहुत ही आसान है। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 1000 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ के 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मोलर उन्नयन स्थिरांक में क्या होता था कि 100 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ के 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते थे। और इसी प्रकार मोलल उन्नयन स्थिरांक में देख लीजिए कि 1000 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ के 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। डेल्टा टी एफ इक्वल टू होता है के एफ इंटू मोललता। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके 4 से 5 नंबर में ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपके बिलियन चैप्टर से है, तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। उसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। तो आगे देखते रहिए। तो देखिए हम लोग का दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़िए कि मोल प्रभाव से आप क्या समझते हैं। इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। ये भी देखिए 2019, 18 और 22 में लगातार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो इसको देखिए अच्छे तरीके से। बिलियन के किसी घटक के मोलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की संख्या के कुल अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। एक बार फिर से देखिए कि बिलियन के किसी घटक के मोलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को ही मोल प्रभाज कहते हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न को, तीसरे नंबर प्रश्न को। वो भी प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग उसको भी देख लीजिए। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए हम लोग का तीसरा प्रश्न क्या करा है, आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान से देखिए कि हेनरी का नियम तथा उसकी सीमाएं लिखिए। हेनरी का नियम तथा उसकी सीमाएं लिखने को आपको पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से देख लीजिए, बहुत ही आसान शब्द में मैं लिखा हूँ। यहाँ पर देखिए कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस का द्रव में विलयता दाब के समानुपाती होता है। क्या कह रहा है कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस का द्रव में विलयता दाब के समानुपाती होता है। तो हेनरी का नियम क्या होता है कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस का द्रव में विलयता दाब के समानुपाती होता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसकी सीमाएं को भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी सीमाएं हैं, तो उसको भी देख लीजिए। तो आगे देखिए। तो हेनरी के सीमाएं में आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान से देखिए कि यह तनु विलयन पर लागू होता है। यह तनु विलयन पर लागू होता है और निम्न दाब व उच्च दाब पर कार्य करता है। निम्न दाब व उच्च दाब पर कार्य करता है
और उसी प्रकार यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर पॉइंट है, यहाँ पर अच्छे तरीके से ध्यान से देखिए कि यह उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। यह उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। उसी प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग चौथे नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो आगे देखते रहिए, बहुत ही आसान आपको यह परिभाषा लगेगा, बहुत ही आसान तरीके से मैं बताया हूँ। तो देख लीजिएगा, वो भी प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आगे देखिए, हम लोग का चौथा जो प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कि प्रासरणी गुणांक से आप क्या समझते हैं। प्रासरणी गुणांक से आप क्या समझते हैं, तो इसे भी देख लीजिए। ये भी 2022 और 23 में लगातार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान इसका जो है परिभाषा है, वान हाफ गुणांक के प्रेक्षित मान तथा चरम माप का अनुपात प्रासरणी गुणांक कहलाता है। वान हाफ गुणांक के प्रेक्षित मान तथा चरम माप का अनुपात प्रासरणी गुणांक कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसका सूत्र क्या होता है कि प्रासरणी गुणांक G= होता है वान हाफ गुणांक का प्रेक्षित मान, इसको I से डिनोट करते हैं, और वान हाफ का चरम माप इसे V से डिनोट करते हैं। तो देख लीजिए, चौथा प्रश्न क्या था कि प्रासरणी गुणांक से आप क्या समझते हैं। वान हाफ गुणांक के प्रेक्षित मान तथा चरम माप का अनुपात प्रासरणी गुणांक कहलाता है। देख लीजिए, बहुत ही आसान शब्द में इसको मैं बता दिया हूँ। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके पाँचवें नंबर प्रश्न को, तो देखते रहिएगा। पाँचवें नंबर भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आगे देखिए, तो देखिए हम लोग का पाँचवां नंबर जो प्रश्न है, कोलराउस का नियम लिखिए और उसके उपयोग को लिखिए। कोलराउस का नियम लिखने को आपको पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ये आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है, और 4 नंबर में ये प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए कि इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य का मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता का योग बराबर होता है। एक बार फिर से देखिए कि किस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य का मोलर चालकता और विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता का योग बराबर होता है। उसके बाद इसके जो है उपयोग को भी देख लीजिए कि उपयोग में क्या लिखेंगे, यहाँ पर अच्छे तरीके से जान लीजिए। यहाँ पर उपयोग में लिखेंगे कि कोलराउस के नियम की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन कोटि की गणना कर सकते हैं। कोलराउस के नियम की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन कोटि की जो है गणना कर सकते हैं। और इसका जो है ये समीकरण जरूर याद कर लीजिएगा। NaCl जो होता है Na+ और यहाँ पर Cl- होता है। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से इसका समीकरण जरूर तैयार कर लीजिएगा, और कोलराउस का नियम और इसका उपयोग आप लोग अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके 6वें नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। वो भी प्रश्न आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आगे देखते रहिए। तो देखिए हम लोग का अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि नेरेस्ट समीकरण की व्याख्या कीजिए। नेरेस्ट समीकरण की व्याख्या कीजिए। ये भी प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये आपके 2018, 19 और 20-22 में लगातार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, बहुत ही आसान ये भी प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए कि नेरेस्ट समीकरण के अनुसार किसी ताप T पर धातु इलेक्ट्रोड विभव E का मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 तथा धातु आयनों का सांद्रता m⁴n+ में निम्न संबंध है। क्या है? m⁴n+ में निम्न संबंध है। वही संबंध जो है यहाँ पर इसका समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि E=E0। E0 क्या है? हम लोग का मानक इलेक्ट्रोड विभव है, -2.303 RT अपान में NF log 10 और m⁴n+, ये इसका जो है नेरेस्ट समीकरण का जो है ये समीकरण होता है। तो ये भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये समीकरण आप लोग जरूर ही याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर जो है न्यूमेरिकल आते हैं तो समीकरण की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसका जो है नेरेस्ट समीकरण की व्याख्या आप लोग अच्छे तरीके से जान चुके होंगे, तो इसका आप लोग जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न को, तो आगे देखते रहिएगा। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं। सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में
पूछे जा चुके हैं। तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। किसी विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने पर सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ईएमएफ से भी प्रदर्शित किया जाता है। सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं? अगर आपको पेपर में आए तो आप लोग लिखिएगा कि किसी विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने पर सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो इसको भी आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। ये भी प्रश्न आपके 3 नंबर में पूछे जाने वाले हैं। सभी प्रश्न जो मैं बताऊंगा सभी 3 से 4 नंबर वाले प्रश्न हैं, तो इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। उसके बाद हम लोग 8वें नंबर प्रश्न को देख लेते हैं अच्छे तरीके से, तो आगे देखते रहिए। तो देखिए हम लोग का 8वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, आप लोग ध्यान से पढ़िए कि रासायनिक श्रेणी क्या है, 3 प्रमुख लक्षण लिखिए। रासायनिक श्रेणी क्या है और 3 प्रमुख इसका लक्षण लिखने को आता है आपके पेपर में। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर रासायनिक श्रेणी क्या है, बहुत ही सरल शब्द में बताया हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए कि धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बदलते क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बदलते क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर इसके 3 प्रमुख लक्षण में अगर आपको देखा जाए तो 3 प्रमुख लक्षण भी देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आपके 3 प्रमुख लक्षण भी आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ऋणात्मक मानक इलेक्ट्रोड विभव वाली धातु अधिक प्रबल अपचायक होती है। क्या होती है कि ऋणात्मक मानक इलेक्ट्रोड विभव वाली धातु जो होती है अधिक अपचायक होती है। और इसका दूसरा जो यहाँ पर लक्षण है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं की सक्रियता नीचे से ऊपर की ओर घटती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं की जो सक्रियता होती है ऊपर से नीचे की ओर घटती है। उसके बाद तीसरा जो लक्षण है यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कि तीसरा लक्षण क्या है हम लोग का, कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं का धन विद्युतीय लक्षण ऊपर से नीचे की ओर घटती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं का जो धन विद्युतीय लक्षण होता है ऊपर से नीचे की ओर घटती है। तो देख लीजिए स्टूडेंट, बहुत ही आसान शब्द में मैं लिखा हूँ, आपके बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देख लीजिएगा रासायनिक श्रेणी क्या है, 3 प्रमुख अगर आपको पेपर में लक्षण लिखने को आए तो आप लोग आसानी तरीके से इसे लिख देंगे तो आपका आसानी से 4 से 5 नंबर मिल जाएंगे। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। वो भी प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो आगे देखते रहिएगा। तो देखिए हम लोग का 9वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कि अभिक्रिया की आणविकता और कोटि को परिभाषित कीजिए। ये प्रश्न आपके रासायनिक बल गतिकी चैप्टर से है। इस चैप्टर से भी आपके 4 से 5 नंबर पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों को भी मैं लेकर आया हूँ जो आपके पेपर में 100% पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि 9वां नंबर प्रश्न है कि अभिक्रिया की आणविकता और कोटि को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, अभिक्रिया की आणविकता किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभिकारकों की कुल न्यूनतम अणुओं की संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाली सभी अभिकारकों की कुल न्यूनतम अणुओं की संख्या, सभी अभिकारकों की कुल न्यूनतम अणुओं की संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। उसी प्रकार हम लोग अभिक्रिया की कोटि को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कि अभिक्रिया की कोटि में क्या लिखेंगे कि अभिकारकों के अणुओं की वह न्यूनतम संख्या जिसका सांद्रण अभिक्रिया के वेग को निर्धारण करता है जो है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। एक बार फिर से देखिए कि अभिकारकों के अणुओं की वह न्यूनतम संख्या जिसका सांद्रण अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो देख लीजिए अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अगर परिभाषा पूछे तो आप लोग आसानी से इसे लिख सकते हैं। ये भी प्रश्न आपके 5 नंबर में पूछे जाने वाले हैं, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद हम लोग इसके अगले प्रश्न 10वें नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, तो आगे देखते रहिए। तो देखिए हम लोग का 10वां नंबर प्रश्न यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कि अभिक्रिया की वेग से आप क्या समझते हैं। ये भी प्रश्न आपके 2 से 3 नंबर में पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है कि अभिक्रिया के वेग से आप
क्या समझते हैं। तो इसे लिखिएगा कि किसी अभिक्रिया में एकांक समय में हुए अभिकारकों का या उत्पादों का सांद्रण में परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। किसी अभिक्रिया में एकांक समय में हुए अभिकारकों या उत्पादों का सांद्रण में परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। तो इसे भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। तो उसके बाद हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए हम लोग का 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से 3 प्रमुख लक्षण लिखिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया से 3 प्रमुख आपको लक्षण लिखने को आते हैं पेपर में। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका जो है पहला लक्षण क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि प्रथम कोटि का अभिक्रिया को पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। पहला लक्षण है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। उसके बाद दूसरा लक्षण देख लीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होती है निम्न समीकरण को पालन करती है, जिसका समीकरण है T=2.303 अपान में K log 10 और A अपान में A-x होता है। तो इसे भी आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर तीसरा जो लक्षण है, यहाँ पर लास्ट लक्षण यहाँ पर देख लीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता n गुणा बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग n गुणा हो जाता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में जो है अभिकारक की सांद्रता n गुना बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग भी n गुना बढ़ जाता है। तो इससे आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया की 3 प्रमुख लक्षण भी हम लोग का हो गया। उसके बाद हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, तो आगे देखते रहिए। तो देखिए हम लोग का 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान से देखिए कि लेंथेनाइड संकुचन क्या है, इसकी प्रमुख प्रभाव की व्याख्या कीजिए। लेंथेनाइड संकुचन क्या है, इसके प्रमुख प्रभाव की व्याख्या कीजिए। देख लीजिए ये भी प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के परमाणु और आयनों की त्रिज्या परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नियमित रूप से धीरे धीरे घटती है, जिसे लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। एक बार फिर से देखिए कि लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के परमाणुओं तथा आयनों की त्रिज्या परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नियमित रूप से धीरे धीरे घटती है, जिसे लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। देख लीजिए इसका भी आप लोग अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, तो आगे देखते रहिएगा। तो देखिए हम लोग का 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान से देखिए कि लिगेंड क्या है, एक दंती व द्विदंती लिगेंड की परिभाषा दीजिए। लिगेंड क्या है, एक दंती व द्विदंती लिगेंड की परिभाषा लिखिए। ये भी प्रश्न आपके 2020 और 22 में पूछा गया था और 23 में भी ये प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं। तो इसको आप लोग 100% तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं लिगेंड क्या है। वे परमाणु जो संकरण यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, उसे लिगेंड कहते हैं। वे परमाणु जो संकरण यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं एक दंती लिगेंड किसे कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि एक दंती लिगेंड में क्या लिखेंगे कि वे लिगेंड जिनमें केवल एक ही दाता परमाणु होता है, एक दंती लिगेंड कहलाते हैं। वे लिगेंड जिनमें केवल एक ही दाता परमाणु होते हैं, एक दंती लिगेंड कहलाते हैं। द्विदंती लिगेंड में यहाँ पर देख लीजिए कि वे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु होते हैं, द्विदंती लिगेंड कहलाते हैं। द्विदंती लिगेंड किसे कहते हैं कि वे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु होते हैं, द्विदंती लिगेंड कहलाते हैं। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से। उसके बाद हम लोग 14 नंबर प्रश्न को भी देख लेते हैं, तो आगे देखते रहिएगा। तो देखिए हम लोग का अगला जो प्रश्न है, अंतर संक्रमण तत्व या यफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। अंतर संक्रमण तत्व या यफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, तो इसे भी देख लीजिए। ये भी प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में ये प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए कि वे तत्व जिनके विभेदी इलेक्ट्रॉन यफ ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, अंतर संक्रमण तत्व या यफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। वे तत्व जिनके विभेदी इलेक्ट्रॉन यफ ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, अंतर संक्रमण या यफ ब्लॉक के तत्व
कहलाते हैं। तो देख लीजिए स्टूडेंट, जितने भी प्रश्न आपके बताया हूँ, 15 प्रश्न बताया हूँ, सभी 15 भी प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सिमिलर कोचिंग सेंटर को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने फ्रेंड में जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आगे मिलते हैं हम लोग किसी ऐसे ही एक नई वीडियो में।